हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की चैप्टर नंबर 5 को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसका अपना टाइटल है नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, दो चीजें आपको यहीं से याद रखनी है। पहला अध्याय 5 नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। दूसरी चीज याद रखनी है, इसके लिए धारा कौन सी है, 76 से 89, 76 से 89 तक जो है वो धारा इसमें है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि वहां से आपको इनके जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल करवाए जा सके। शुरुआत करते हैं सबसे पहले धारा 76। देखो 76 में क्या है, 76 में क्या है, राज्य वित्त आयोग एसएफसी की बात की गई है। राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। राज्य वित्त आयोग की हम बात करते हैं, बेसिक से भी बात करते हैं। तो राज्य वित्त आयोग जो है उसका प्रावधान जो है 243 आई और वाई में है। किस अनुच्छेद में है, 243 आई और वाई में है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो आई में तो किसके लिए है, आई में तो है आपकी पंचायती राज संस्थाओं के लिए। ठीक है, और वाई में किसके लिए है, तो वाई में है आपकी नगरीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के लिए। नगरीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के लिए संस्था, यानी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद वगैरह जो है ये सब इनके लिए। ठीक है, तो अगर अनुच्छेद की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो अपना प्रावधान ये रहेगा। लेकिन नगरपालिका एक्ट 2009 की बात करें कि नगरपालिका एक्ट 2009 में जो है वो कहां पे प्रावधान है, किसका, राज्य वित्त आयोग का। तो वो कहां पे है, धारा 76 में है। पहली चीज याद रखनी, राज्य वित्त आयोग का प्रोविजन किस में है, धारा 76 में है। अब हम पढ़ते आए हैं शुरू से कि भाई राज्य वित्त आयोग क्या काम करता है। तो राज्य वित्त आयोग जो है वो पंचायती राज और जो नगरीय स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं उनको फंडिंग करने का काम करता है। उसके लिए सिर्फ सिफारिशें करता है कि राज्य का जो स्वयं का कर राजस्व है, उस कर राजस्व में से कितने पैसे किस अनुपात में जो है वो इन संस्थाओं को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो ये संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को आवंटित किया जाए, ये बात करता है बेसिक सी। तो यही चीज जो है वो इसमें लिखी हुई है कि राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का अवलोकन करेगा, भाई नगर पालिका को कितना वित्त चाहिए, कौन कौन से कामों के लिए वित्त की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद में जो भी शुल्क, पथकर, फीस और जो भी आवंटन है, इन सब के लिए सिफारिश करेगा। इन सब के लिए क्या करेगा, सिफारिश करेगा। और वो किसको करेगा, यहाँ मेन ये है कि वो सिफारिश किसको करेगा, तो यहाँ पे ये सिफारिश करेगा आपके राज्यपाल को। राज्यपाल को क्या करेगा, सिफारिश करेगा। किस चीज के लिए, कि जो राजस्व है उस राजस्व में नगर पालिकाओं को फंड का जो आवंटन है वो किस अनुपात में किया जाए, कौन से रेशियो में किया जाए, किस तरह से किया जाए, इसके लिए। ठीक है, और दूसरा इसमें 76(2 क्या कह रहा है, 76(2 भी इसी से रिलेटेड है। वो स्पष्ट कह रहा है कि भाई इसकी जो रिपोर्ट होगी, एसएफसी की जो रिपोर्ट होगी, वो राज्यपाल को देगा और राज्यपाल उसको किस में रखवाएगा, विधान मंडल में रखवाएगा। विधान मंडल में जो है वो उसको रखवाएगा और उसकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर विधान मंडल में निर्णय लिया जाएगा। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो एसएफसी जो है वो एसएफसी अनुशंसा करता है, सिर्फ सिफारिश करता है, ना कि आवंटन करता है। आवंटन कौन करेगा, विधान मंडल। अपनी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पे जो भी निर्णय लेना है वो किसको लेना है, विधान मंडल को लेना है। तो 76 में याद रखना अपने को, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद पूछता तो 243 आई और 243 वाई। अब है धारा 77। भाई आपने राज्य वित्त आयोग पढ़ लिया, तो राज्य वित्त आयोग पढ़ा तो उसकी सिफारिशों का क्रियान्वयन भी करना पड़ेगा। तो आपका आ गया एसएफसी की सिफारिशों का क्रियान्वयन। अब क्रियान्वयन कौन करेगा, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो उसका क्रियान्वयन करेगी आपकी राज्य सरकार। कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, राज्य सरकार क्या करेगी, कर, शुल्क और जो शुद्ध आगम है उनको न्यागमन करेगी। किसको, नगर पालिका को। ठीक है, न्यागमन मतलब आवंटन करेगी। वहां आपको आवंटन शब्द नहीं मिलेगा, न्यागमन शब्द ही मिलेगा। तो राज्य सरकार
सिफारिशों का कैसे करेगी कि जो सिफारिशें मिली है उसके अनुसार हो सकता है कुछ चेंज वेंज कुछ करना हो तो कर लेगी विधानमंडल में। उसके बाद में जो भी मिली है उसमें उनको आवंटन करेगी, साथ साथ उसको समानुदेशन करेगी, वितरण करेगी, ठीक है। और राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान की मंजूरी करेगी। राज्य की जो संचित निधि से है वहां से भी वो सहायता मंजूर कर सकती है। और अन्य कोई ऐसा उपाय करेगी जो नगर पालिका की वित्त स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक हो। देखिए दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। 76 और 77। 76 में आपको क्या कहा गया है भाई, एसएफसी होगा, ठीक है, एसएफसी होगा। और ये एसएफसी क्या करेगा, ये करेगा सिफारिश, ये करेगा सिफारिश किस चीज के लिए, आवंटन की सिफारिश करेगा। और ये अपनी रिपोर्ट जो देगा ना, ये रिपोर्ट किसको देगा, तो हमने पढ़ा भाई ये रिपोर्ट देगा किसको, राज्यपाल। बस यहीं से आपकी दोनों धाराएं क्लियर हो जाएंगी। ये रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को देगा। राज्यपाल क्या करेगा, इस रिपोर्ट को रखेगा विधानमंडल में। राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहाँ रखेगा, विधानमंडल में। और विधानमंडल इस रिपोर्ट को क्या करेगा, पारित करेगा। इस रिपोर्ट को क्या कर देगा, विधानमंडल पारित कर देगा। तो पारित करने के बाद में राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं रहेगा। ये कहाँ चली जाएगी, 77 में चली जाएगी, धारा 77 में चली जाएगी। और यहाँ एक शब्द जुड़ेगा, क्रियान्वयन। भाई राज्य वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की थी उन सिफारिशों का क्रियान्वयन ये कौन करेगा, तो भाई इसका क्रियान्वयन जो है, इसके क्रियान्वयन का कार्य जो है वो कौन करेगी, राज्य सरकार। कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार इसका क्या करेगी, क्रियान्वयन करेगी। अब राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है, राज्य सरकार जो है वो नगरपालिका को जो आवंटन है उसका न्यागमन, ठीक है, समानुदेशन, ये शब्द याद रखने हैं एज इट इज, ऐसे ही शब्द आएंगे। न्यागमन कर सकती है, समानुदेशन कर सकती है, संचित निधि से आवंटन, संचित निधि से आवंटन, और चौथा काम करेगी अन्य उपाय। बस ये चार चीज ध्यान रखनी, दोनों धाराएं आपकी क्लियर हो गई। भाई राज्य सरकार के पास क्या क्या पावर है, जब आपने विधानमंडल ने इसको पारित कर दिया तो क्रियान्वयन कौन करेगा, पहला चीज तो क्रियान्वयन की धारा 77, ठीक है, क्रियान्वयन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। क्या क्या कर सकती है, चार काम करेगी, न्यागमन करेगी, समनुदेशन कर सकती है, या फिर राज्य की जो संचित निधि है उस संचित निधि में से भी जो है वो अतिरिक्त धन का आवंटन कर सकती है, किसके लिए, नगरपालिका के लिए, ठीक है। और नगरपालिका की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए अन्य कोई उपाय जो है वो भी ये कर सकती है, ठीक है। तो ये चार उपाय इसमें करेगी। तो दो धाराएं आपकी होगी, 76 में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान था और 77 में क्या था, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब 78 पैसे की बात चल रही है यहाँ पे। तो पहले तो राज्य वित्त आयोग ने कह दिया उसकी सिफारिशें होगी। अब भाई फिर भी पैसा कम पड़ गया तो क्या करेंगे, तो अपना तो मालिक है कि कौन, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार से सहायता, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता, अपने 78 है, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। तो क्या है कि निदेश या बिना निदेश के भाई राज्य सरकार सहायता दे सकती है, और सहायता देते क्रम में वो क्या करेगी, कुछ शर्तें डाल सकती है। वो शर्तें डाल भी सकती है और नहीं भी, दोनों काम कर सकती है। राज्य सरकार जो है वो नगर पालिका को वित्तीय सहायता देगी, वो निर्देश के साथ भी दे सकती है कि आपको यहाँ यहाँ इस टाइप से खर्च करना है, और बिना निर्देश के भी दे सकती है। तो निर्देश और बिना निर्देश के वित्तीय सहायता कर सकेगी, उसमें कोई बंधन नहीं होगा, ठीक है। 78 ये कहती है सहायता के लिए स्कीम अधिकृत कर सकेगी, सहायता के लिए कोई स्कीम बना सकेगी, कोई योजना बना सकेगी, कौन, राज्य सरकार। और ये जो योजना बनाई जाएगी, इस योजना में क्या होगा, जो अनुदान दिया जा रहा है, जो पैसा दिया जा रहा है, उसकी शर्तों का उल्लेख किया जाएगा। भाई
कितनी परसेंट किस मद में खर्च किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, अधिकृत अधिकारी कौन होगा, पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इस तरह की शर्तें जो है बनाकर एक पूरी योजना बना सकेगी अनुदान देने के लिए। ठीक है। और राज्य सरकार नगर पालिका की वार्षिक कार्य योजना की किसी स्कीम के क्रियान्वयन के लिए अंशतः या पूर्णतः अनुदान भी दे सकेगी। देखो 3 चीजें इसमें आ गई आपके। पहली चीज है कि भाई वो शर्त भी डाल सकती है, शर्त यस और नो। ठीक है, उसके बिना आपको क्या दे देगी, अनुदान दे देगी। ये 78 धारा ही आपने 77 में कहा राज्य सरकार से वित्तीय सहायता, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। ठीक है भाई, 78 करिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। तो पहली चीज क्या कह रही थी, 77 78 एक में क्या कह रहा था कि शर्त के साथ और बिना शर्त के साथ अनुदान दे सकेगी। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज आपको ये कही गई थी कि कोई योजना, शब्द यूज किया था अधिकथित, भाई कोई योजना बना सकेगी। और ये जो योजना होगी ना, इस योजना में क्या होगा, शर्तें होंगी। किस चीज की शर्तें होंगी कि जो धन आवंटन किया जा रहा है वो किस तरह से, किस मद में किया जाए, कैसे किया जाए। ठीक है। और तीसरा ये था कि कोई वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक कार्य योजना, ये वार्षिक कार्य योजना किसकी, ये वार्षिक कार्य योजना होगी आपकी नगर पालिका की। तो नगर पालिका की जो वार्षिक कार्य योजना है, उस वार्षिक कार्य योजना के लिए अतिरिक्त जो है वो धन आवंटन कर सकेगी, अतिरिक्त धन आवंटन कर सकेगी। बस ये 3 चीजें तो इसमें थी। ठीक है। तो आपके 3 धाराएं होगी। 76 में क्या था, राज्य वित्त आयोग। 77 में क्या था, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। और 78 में था राज्य सरकार से सहायता, राज्य सरकार से सहायता। अब चलते हैं 79 का नाम ही अपने आप में क्या है, नगर पालिका निधि। भाई एक नगर पालिका की निधि होगी और उसका उल्लेख कहाँ पे है, धारा 79 में। अब इस निधि के अंदर क्या क्या समाहित होगा और क्या क्या उसके अंदर समाहित नहीं होगा, ये चीज यहाँ पे इस धारा में दी गई है। ठीक है भाई, नगर पालिका निधि जो होगी उसमें इस अधिनियम के तहत वसूल या वसूलनीय समस्त धन जमा होगा। इस एक्ट के तहत 2009 के एक्ट के तहत जो भी धन वसूला गया है या जो वसूलने योग्य है, वो सारा का सारा धन जो किसमें समाहित किया जाएगा, नगर पालिका निधि में शामिल किया जाएगा। ठीक है। मेन चीज आपको इसमें एक और दे रखी है, वो जो मोस्ट है कि जो प्राप्ति और जो व्यय है, जो प्राप्ति जो व्यय है वो अलग अलग लेखा शीर्षों में लिखे जाएंगे। किसमें रखे जाएंगे, अलग अलग लेखा शीर्षों में रखे जाएंगे। सारी प्राप्ति और व्यय जो है वो अलग अलग लेखा शीर्षों में रखे जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखिए। अब लेखा शीर्ष कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जल निकास और मल वहन लेखा शीर्ष, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लेखा शीर्ष, सड़क विकास और रखरखाव लेखा शीर्ष, गंदी बस्ती सुधार लेखा शीर्ष, वाणिज्यिक परियोजनाएं लेखा शीर्ष। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो लेखा शीर्षों के नाम नहीं पूछा जाएगा, आपको बेसिक से याद रखनी है। तो 79 में क्या है, नगर पालिका निधि है। नगर पालिका के समस्त जो राजस्व, जो प्राप्ति और व्यय है, सारे के सारे किस में रखे जाएंगे, 79 के तहत नगर पालिका निधि में रखे जाएंगे। और इनको रखने के लिए अलग अलग लेखा शीर्ष बनाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक हम बात कर लेते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अलग से लेखा शीर्ष हो गया, उस लेखा शीर्ष में ही उससे संबंधित जो राशि है वो डाली जाएगी और उसी में से भी वो राशि वापस निकाली जाएगी और इस मद पर क्या की जाएगी, खर्च की जाएगी। आपको ध्यान कहाँ रखना है कि जो वाणिज्यिक परियोजना लेखा शीर्ष है, जो वाणिज्यिक परियोजना लेखा शीर्ष है उसमें क्या क्या आएगा। तो जैसे बाजार विकास और संपत्ति विकास की जो परियोजनाएं हैं वो इसमें शामिल होगी। मेन यही है, आपको मुख्य रूप से इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कि बाजार विकास से संबंधित जो परियोजनाएं हैं वो किस में शामिल होगी, वो सारी की सारी वाणिज्यिक परिसंपत्ति, वाणिज्यिक परियोजना में शामिल होंगी। ठीक है, ये लेखा शीर्ष एक तरह का। ठीक है। और 2 क्या कह, 3 क्या कह रहा है, 3 ये कह रहा है कि उपधारा 2 के तहत ये जो लेखा शीर्ष बनाए गए हैं, इन लेखा शीर्ष
दो प्रकार से विभाजित किए जाएंगे, राजस्व लेखा और पूंजी लेखा। भाई ये जो लेखा शीर्ष आपने बनाए हैं, एक मिनट अपन अलग से देखते हैं इसको। 79 आपकी है नगरपालिक निधि, ठीक है। ये नगरपालिका निधि में हमने सबसे पहले तो हमने क्या बात कर ली भाई, ये जो नगरपालिका निधि आपकी है ना, इस नगरपालिका निधि में कहाँ जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, तो एक्ट के प्रावधान के तहत, एक्ट 2009 के तहत समस्त धन, समस्त धन जो है वो इसमें शामिल होगा, समस्त धन जो है वो क्या होगा, इसमें शामिल होगा। अब आपके यहाँ पे बात आती है कि भाई जैसे समस्त धन तो आपने इसमें शामिल कर लिया, तो अब ये जो निधि होगी वो किस में रखी जाएगी, लेखा शीर्ष में, अलग अलग लेखा शीर्ष में रखी जाएगी। निधि जो है वो अलग अलग लेखा शीर्ष में विभाजित होगी, निधि अलग अलग लेखा शीर्ष में विभाजित होगी। और ये जो लेखा शीर्ष है वो दो भागों में विभाजित होंगे, प्रत्येक लेखा शीर्ष के दो भाग होंगे, दो पार्ट में डिवाइड किए जाएंगे। एक होगा राजस्व लेखा, ठीक है, और दूसरा होगा पूंजीगत लेखा, दूसरा होगा पूंजीगत लेखा, ठीक है। एक लेखा शीर्ष जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लेखा शीर्ष है, तो उसके भी दो पार्ट होंगे, कौन कौन से, एक तरफ राजस्व और दूसरी तरफ पूंजीगत। तो सारी प्राप्ति और वे जो है वो इनसे संबंधित इन लेखाओं से ही इसमें किए जाएंगे। तो ये 79 थी आपकी क्या, नगर पालिका निधि, ठीक है। तो 76 में क्या था, एसएफसी। 77 में क्या था, 77 में आपका था एसएफसी का क्रियान्वयन। 78 में था आपके राज्य सरकार से सहायता, और 79 में था आपकी मुख्य नगरपालिक निधि, ठीक है। अब आ गया आपका धारा 80। भाई जब आपके पास नगरपालिका की निधि आ गई तो यूज भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए उपयोग के लिए प्रोविजन भी तो होने चाहिए। तो 80 में दे रखा है नगरपालिका निधि का उपयोग, नगरपालिका निधि का उपयोग। तो नगरपालिका निधि का उपयोग कैसे किया जाएगा भाई, इस एक्ट के जो प्रावधान है, 2009 का जो एक्ट आप पढ़ रहे हो, इस 2009 के एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, उन सारे प्रोविजंस को लागू करने के लिए जो धन चाहिए वो कहां से आएगा, इसी निधि से आएगा, और इस एक्ट के अनुरूप ही उस धन का उपयोग किया जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एक्ट के अधीन समस्त लागत और प्रभार और राशियों का संदाय जो है वो किससे किया जाएगा, इस निधि से किया जाएगा। तो आपके 76 से लेकर 80 तक जो है वो ये नगरपालिका निधि से संबंधित 4-5 धाराएं ये पूरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो यहां से एक नई चीज आ गई, यहां से आपके एक नई चीज आ गई, धारा 81 से, नगरपालिका निधि से तब तक संदाय नहीं किया जाना जब तक कि वह बजट अनुदान में शामिल नहीं हो, यानी यहां से बजट की बातें स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसलिए बजट की बात शुरू करने से पहले हम ऐसा करते हैं, एक बार अपने पिछली जो 4 धाराएं थी उनको एक बार हम शॉर्ट में देखते हैं। 76, 77, 78, 79 और 80, ये 5 धाराएं हमने पढ़ी है। आपको पांचों धाराओं के नाम याद होने चाहिए, अच्छी तरह से मैच करवाए जाएंगे परीक्षा के अंदर। पहली पहली चीज क्या करी भाई, 77 इसमें क्या था, 76 में क्या था, एसएफसी राज्य वित्त आयोग था 76 में। 77 में क्या था, एसएफसी की सिफारिशों का क्रियान्वयन, एसएफसी की सिफारिशों का क्रियान्वयन। एसएफसी की सिफारिशों का क्रियान्वयन, ठीक है। ये किस में था आपके, ये था आपके 77 में। 78 में क्या था, राज्य सरकार से सहायता, और कौन सी सहायता की बात कर रहे हैं अपन, वित्तीय सहायता की बात, पैसे की बात हो रही है यहाँ पे सारी की सारी। तो राज्य सरकार से सहायता। 79 में था नगर पालिका निधि, नगर पालिका
निधि, और 80 जो था वो 80 में अभी हमने क्या पढ़ा, देखो नगरपालिका निधि का उपयोग, नगरपालिका निधि का उपयोग। बस ये 5 धाराएं पूरी हो गई आपकी नगरपालिका निधि का उपयोग। अब हम 81 से शुरू करते हैं। 81 से जो धाराएं आएंगी वो किसके संबंधित आएंगी, वो बजट से रिलेटेड आएंगी। किससे रिलेटेड आएंगी, बजट से संबंधित आएंगी। तो उसको शुरुआत करते हैं। पहला 81 क्या कहता है कि नगरपालिका निधि जो आपने 79 के तहत बनाई थी, जिसका उपयोग आप 80 के तहत कर रहे हो, उसमें 81 में क्लोज डाला गया कि नगरपालिका निधि का जो प्रयोग है वो बिना बजट प्रावधान के नहीं कर सकते। तो आपकी 81 क्या कहती है, नगरपालिका निधि में तब तक संदाय नहीं किया जाना जब तक बजट प्रावधानों में, बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो, यानी बिना बजटीय प्रावधान के जो है वो नगरपालिका निधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ मामले ऐसे, अब यहाँ आपको या तो 2 चीजें पूछेगा, या तो 81 में क्या है ये चीज पूछी जाएगी, या फिर ये पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनको बिना बजट के भी संदाय किया जा सकता है। तो वो ध्यान रखना है कि बिना बजट के ऐसे प्रावधान जिनमें बिना बजट के भी वे किया जा सकता है, वो आपको याद रखना है। मोस्ट है ये प्रोविजन। ऐसे कौन कौन से मामले हैं जो बिना बजट के भी यूज कर सकते हो, क्योंकि 81 तो आपको क्या कह रही है कि बिना बजट के प्रयोग नहीं कर सकते नगरपालिका निधि का। तो 81 में क्या है, एक्ट के द्वारा प्राधिकृत कोई कार्य, कोई भी ऐसा कार्य जो इस एक्ट के द्वारा प्राधिकृत कर दिया जाए कि भाई बिना बजट के आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है। संविदाकारों से संबंधित निक्षेप, निक्षेप क्या होता है, डिपॉजिट। भाई कोई ठेकेदार है तो उस ठेकेदार ने जो डिपॉजिट जमा कराया तो उसका कोई बजटीय प्रावधान थोड़ी होगा, वो आप दे सकते हो। इसके साथ साथ कोई भूलवश कोई कर संग्रह कर लिया गया, ठीक है, उस समस्त धन का आप प्रति संदाय कर सकते हो, पूरा धन वापस दे सकते हो। भूलवश कोई, मतलब जैसे मान लो आपको 100 रुपए लेने थे और आपने गलती से 200 रुपए ले लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि बजट में बढ़ाओगे और उसके बाद में ही वो दोगे, नहीं, वो आप जो है ना वैसे भी दे सकते हो। राज्य सरकार द्वारा लोक हित में अपेक्षित कोई ऐसा संक्रम है, ऐसा कोई कार्य है जो राज्य सरकार लोक हित का घोषित करे और एक एक इसमें तो खर्चा करना जरूरी है। जैसे कोविड आ गया, ठीक है, कोविड आ गया तो राज्य सरकार ने कहा भाई इनको जो है वो गेहूं दो या रसद सामग्री दो, ठीक है, तो रसद सामग्री दो, तो वो तो राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो गया, तो ऐसा काम भी हो सकता है। ठीक है। खतरनाक रोग फैलने पर विशेष उपाय, कोई खतरनाक रोग फैल गया जैसे कोविड फैल गया, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने बैरिकेड्स लगवाए, मास्क खरीदे, सैनिटाइजर लाए, तो उसका बजट में तो पहले प्रावधान था ही नहीं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एक्ट अनुदित प्रतिकर के रूप में देय राशि, कोई एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान है कि कोई प्रतिकर देना है किसी को, ठीक है, तो उसके लिए भी आप ये इसमें दे सकते हो। और वेतन और मजदूरी, ये भी जो है वो इसमें यहाँ पे दे सकते, भाई वेतन के लिए थोड़ी प्रावधान करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये किसमें है, 81 में है, कि 81 आपको कहती है कि आपको जो है वो क्या नहीं करना है, बिना बजट के आपको किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये कर रही है कि कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जहां आप बिना बजट के खर्चा कर सकते हो। कौन कौन से हैं, कोई एक्ट के द्वारा प्राधिकृत कार्य, संविदा कार्यों का कोई डिपॉजिट है, कोई रोग फैल गया उसके लिए है, कोई तत्काल अपेक्षित संक्रम है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, ठीक है, वेतन और मजदूरी है, त्रुटि से किसी के द्वारा आवंटित जो वसूला किया गया वे है। ये सारी की सारी चीजें आप जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। अब है 82, लोक हित में तत्काल अपेक्षित संकटों पर निधि से अस्थायी संदाय। देखो हमने वहां जब पढ़ा था तो कुछ ऐसा आया था, एक लोक हित के तत्काल अपेक्षित कर्म, ऐसे कोई कार्य जो हाथों हाथ करने हैं और वो लोक हित में, जनता के हित में है, तो उन पे अस्थायी संदाय के लिए अलग से 82 नंबर धारा बना दी इन्होंने, ठीक है। उसमें क्या है भाई, ये कौन निर्धारित करेगा, राज्य सरकार। सबसे पहले तो कोई कार्य है उसको वो लोक हित का है और उसमें तत्काल कोई ना कोई खर्चा करना है, ये किसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। राज्य सरकार के लिखित आदेश से जो है वो निर्धारित किया जाएगा कि ये तत्काल अपेक्षित संकर्म है, ठीक है।
और जब ये काम आप कर रहे हो, जब ये जो तत्काल अपेक्षित संक्रमण पे जो वे कर रहे हो, लेकिन नियमित जो कार्य है उसमें अक्षम्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सारा पैसा उस पर खर्च कर दिया और नगर पालिका की स्थिति डावाडोल हो गई, ठीक है, वहां साफ सफाई वाली के लिए पैसे नहीं रहे। तो तत्काल अपेक्षित संक्रमणों का निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और वे जब आप कर रहे हो, जब नगर पालिका करेगी, तो उसके जो नियमित कार्य हैं उस पर किसी प्रकार का अक्षम्यक असर जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। 82(2) क्या कहती है कि लागत का प्रभार राज्य सरकार द्वारा संदिग्ध किए जाएंगे और निधि में जमा होंगे। भाई इस काम के लिए जो जो राज्य सरकार ने निर्धारित किया था, वो लागत जो आएगी वो कौन देगी? राज्य सरकार देगी। और जमा किसमें होंगी? आपकी वही 79 वाली नगर पालिका निधि में जमा होगी। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, पैसा कौन देगा? राज्य सरकार देगी। और जमा किसमें होंगे? 79। ठीक है, तो 81 हमने पढ़ा कि बिना बजट के कोई खर्चा नहीं करेंगे भाई निधि में से। 82 हमने पढ़ा कि तत्काल अपेक्षित संक्रमणों पर अस्थायी संदाय, तत्काल अपेक्षित संक्रमणों पर अस्थायी संदाय राज्य सरकार का निर्धारण है और राज्य सरकार पैसे देगी, लेकिन आपके नियमित कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप कैसे? असम्यक हस्तक्षेप। अब 83 नगर पालिका की सीमाओं के बाहर व्यय करने की शक्ति। 83 क्या कहती है? नगर पालिका की सीमाओं के बाहर खर्चा करने की। भाई कोई ऐसा काम भी हो सकता है क्या तो नगर पालिका अपनी सीमाओं के बाहर भी खर्चा कर सके? तो उसके लिए प्रावधान किसमें दिया? 83 में दिया। क्या है? एक्ट के क्रियान्वयन के लिए, भाई नगर पालिका एक्ट 2009 को क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पहले आपको खर्चा करना है ना बाहर, तो पहले राज्य सरकार से क्या लेना पड़ेगा? अनुमोदन से भौतिक अस्थियों के सृजन और रखरखाव हेतु खर्चा कर सकेगी। भाई कोई भी भौतिक अस्थियां हैं उनके सृजन और रखरखाव के लिए नगर पालिका जो है वो अपनी सीमा के बाहर भी खर्च कर सकेगी। लेकिन इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? राज्य सरकार से अनुमोदन। राज्य सरकार से क्या लेना पड़ेगा? अनुमोदन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बस इतनी सी बात थी। 84 क्या कर रही है कि विशिष्ट प्रयोजन हेतु नगर पालिका निधि का अनन्य उपयोग। राज्य सरकार अगर लगता है कि जरूरत है तो वो नगर पालिका निधि का अनन्य उपयोग उसके किसी के विशिष्ट भाग को विशिष्ट प्रयोजन के लिए या विशिष्ट अनुदान को जो है वो आरक्षित कर सकती है। कौन करेगी? ये भी ध्यान रखना है, यहाँ भी आपकी राज्य सरकार ही करेगी। आपकी राज्य सरकार कह सकती है कि कोई वे जो है वो विशिष्ट प्रयोजन के लिए आरक्षित कर दिया जाए, इसको इसी में खर्च किया जाएगा। ये कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। तो 83 तो क्या करी है आपकी कि नगर पालिका के बाहर खर्चा करना, और 84 क्या करी है कि विशिष्ट अनुदान को विशिष्ट प्रयोजन के लिए आरक्षित या अनन्य उपयोग। ठीक है, 85 क्या करी है? 85 में यह है लेखाओं का प्रचालन। भाई लेखे जो रखे जाएंगे नगर पालिका से संबंधित जो लेखे रखे जाएंगे वो किस में रखे जाएंगे? तो ये सारे के सारे आपके जो एक्ट के द्वारा जो निर्धारित रीति है उस रीति से रखे जाएंगे। ठीक है, तो 83 बाहर में, 84 विशिष्ट प्रयोजन और 85 लेखाओं का प्रचालन। एक बार फिर से देखें, 81, 82, 83, 84 और 85, 5 धाराएं 5 मिनट। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले 81 में हमने क्या पढ़ा? 81 में हमने पढ़ा भाई बजट प्रावधान नहीं है तो नगर पालिका निधि से कोई खर्चा बजट प्रावधान बिना वे नहीं। सीधी सी बात थी कि बजट अनुदान का अगर प्रावधान नहीं है तो नगर पालिका निधि से खर्चा नहीं कर सकते। पहली चीज ये थी। कुछ क्लोजेज भी थे कि भाई खर्चा कर सकते हो, कहां करोगे? कोई रोग फैल जाए, किसी का मानदेय देना है, डिपॉजिट देना है, ये सारी चीजें थी। ठीक है, 85 हो गई, सॉरी 81 हो गई। 82 में क्या था? देखो 82 में हमने क्या पढ़ा? ये तो था बजट प्रावधान, फिर था तत्काल अपेक्षित संक्रमण पर व्यय।
कोई वे ऐसा है जो तत्काल अपेक्षित है तो राज्य सरकार इसका निर्धारण करेगी। हमने निर्धारित किया था, निर्धारण कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी इसका निर्धारण। और राज्य सरकार निर्धारण करके क्या करेगी? उसको अपेक्षित संक्रमण पे व्यय करने के लिए कह सकेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अपने जो नियमित कार्य हैं, ये जो नियमित कार्य हैं, इन नियमित कार्यों पे असम्यक असर नहीं पड़ना चाहिए। नियमित कार्यों पे असम्यक असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखी थी कि संदाय कौन करेगी, पैसे कौन देगी? संदाय जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी, राज्य सरकार संदाय करेगी। ये चीज हमने इसमें पढ़ी थी। ठीक है, तो 81 हो गया बजट प्रावधान के बिना वे नहीं। 82 हो गया तत्काल अपेक्षित संक्रमण पर वे। 83 जो था वो 83 में क्या था? सीमाओं से बाहर वे। राज्य सरकार जो है वो अपने अनुमोदन के द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से नगर पालिका सीमाओं से बाहर वे भी जो है वो कर सकती है। 84 में क्या था? 84 में था अनन्य उपयोग। अनन्य उपयोग, तो इसमें क्या है? राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार किसी विशिष्ट अनुदान को विशिष्ट मद के लिए जो है वो खर्चा करने के लिए आरक्षित कर सकेगी। अनन्य उपयोग के लिए उसको आरक्षित कर सकेगी। और 85 में क्या था? लेखाओं का प्रचालन। लेखाओं का प्रचालन 85 में क्या था? लेखाओं का प्रचालन। ठीक है, तो 81 से लेकर 85 तक ये धाराएं होगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है धारा 86। धारा 86 में क्या था? अधिशेष धन का विनिधान। जो अतिरिक्त धन होगा उसके लिए क्या प्रोविजन है? अधिशेष धन का विनिधान। ठीक है, 86 क्या कहती है कि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार निधि के अन्य लेखा शीर्ष में पूर्णतः भागांतरित कर सकेगी। देखो हमने बात करी थी लेखा शीर्षों की, हमने बात करी थी लेखा शीर्षकों की। लेखा शीर्ष में हमने क्या बात करी थी कि जिस मद का पैसा है वो उस मद में रहेगा। ठीक है, ये हमने बात करी थी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो लेखा शीर्ष है, जैसे मान लो लेखा शीर्ष 1 और लेखा शीर्ष 2, तो इसमें कोई पैसा बचता है, सेव हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई पैसा सेव हो रहा है, अधिशेष है, तो वो इसमें ट्रांसफर कर सकेगी, इसमें हस्तांतरित कर सकेगी। कुल मिलाकर जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पैसा है, तो अगर जरूरत पड़ गई तो उसको जो है वो साधारण लेखा या दूसरे लेखों में जो है वो राज्य सरकार जो है वो नियमों के अनुसरण के तहत जो है उसको पूर्णतः या तो पूरी तरह से या उसके कुछ भाग को जो है हस्तांतरित कर सकेगी, ट्रांसफर कर सकेगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि वाणिज्यिक परियोजनाओं के जो लेखा है, वाणिज्यिक परियोजनाओं के जो लेखा है वो सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किए जाएंगे। मोस्ट चीज है, बाकी सारे लेखा शीर्षों को वो इधर उधर कर सकती है सरकार। लेकिन जो वाणिज्यिक परियोजनाओं के लेखा, वाणिज्यिक परियोजनाओं के लेखा में क्या पढ़ा था? वाणिज्यिक परियोजनाओं के लेखा में पढ़ा था बाजार विकास, बाजार संपत्तियां, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो वाणिज्यिक परियोजनाओं के जो लेखा है इनको किसी भी स्थिति में सामान्य लेखा में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, बाकी सबको किया जा सकता है। तो यहाँ स्टेटमेंट जो है टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। अधिशेष धन जो उपधारा 1 के तहत अंतरित नहीं किया गया, कोई भी ऐसा धन जो उपधारा 1 के तहत अंतरित नहीं किया गया है उसको क्या कर सकेगी? अनुमोदित जो लोक प्रतिभूतियां, जो शेयर हैं, बॉन्ड्स है, वो खरीद सकेगी, बचत बैंक खातों में जमा किया जा सकेगा। देखो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपके यहाँ पे धारा थी अधिशेष धन का विनिधान, अधिशेष धन का विनिधान 86 नंबर। वो क्या कह रही है? 86 नंबर धारा आपको कह रही है अधिशेष धन का विनिधान। 86 नंबर धारा आपको क्या कर रही है? देखो 86 नंबर धारा आपको ये कह रही है भाई जो अधिशेष धन होगा ना वो किस में रहता है? लेखा शीर्ष में कहता है। तो 86 ये क्या कहती है? लेखा शीर्ष हस्तांतरण।
अगर एक लेखा शीर्ष में पैसा है तो दूसरे लेखा शीर्ष में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा कहता है कि जो वाणिज्यिक लेखा शीर्ष है, भाई जो वाणिज्यिक लेखा शीर्ष है, वो वाणिज्यिक लेखा शीर्ष जो है वो सामान्य लेखा शीर्ष हस्तांतरण नहीं होगा। आगे बात समझ में क्लियर कि जो वाणिज्यिक लेखा शीर्ष है वो वाणिज्यिक में ही रहेगा, कभी भी सामान्य लेखा शीर्ष में हस्तांतरित नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे। और तीसरा ये चीज आपको ये कह रहा है, तीसरी बात आपको ये कही जा रही है कि जो हस्तांतरित नहीं की गई है, जो राशि हस्तांतरित नहीं की है, जो राशि हस्तांतरित नहीं की गई है उस राशि का क्या होगा भाई, या तो सरकार उसके लिए बॉन्ड खरीद सकती है या बैंक में जमा कराए, ये दोनों काम भी कर सकती है। जरूरी नहीं कि वो ऐसा करे, वो बैंक में जमा कराए या उसके लिए बॉन्ड खरीद सकती है। और इस तरह से हस्तांतरण से ये जो राशि से जो लाभ या हानि होगी ना, वो संबंधित लेखा शीर्ष में ही जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर लाभ होता है, लाभ हो गया तो लाभ होगा तो उसी लेखा शीर्ष में ऐड हो जाएगा, और अगर हानि होती है तो उसी लेखा शीर्ष से क्या हो जाएगी, घटा दी जाएगी, माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लाभ और हानि होगी, यथापूर्वोक्त विधिदान से प्राप्त लाभ या हानि संबंधित खाते में जमा या विकलित किया जाएगा। विकलित यानी निकालना, कम करना, घटाना। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो इससे जो खर्चा होगा वो सारा का सारा इसी में जमा हो जाएगा। ठीक है। 86 था अधिशेष धन का विनिधान, 85 तक हमने अच्छी तरह से कर लिया तो 86 हो गया। 87, अब देखो यहाँ पे बजट की बातें चल रही है भाई। 87 है नगर पालिका का बजट प्राकलन तैयार करना, नगर पालिका का बजट प्राकलन तैयार। 86 में तो हमने क्या पढ़ा, 85 में तो पढ़ा लेखाओं का प्रचलन, 86 में पढ़ा हमने अधिशेष धन का विनिधान, और 87 है बजट प्राकलन तैयार करना। तो बजट प्राकलन तैयार करने का काम कौन करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा। ठीक है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा। उसके लिए टाइमलाइन दी गई है कि 15 जनवरी से पहले जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी बजट प्राकलन तैयार कर लेगा। ठीक है, कर लिया। अब बजट प्राकलन तैयार करने के बाद में दो चीजें तैयार करेगा, एक तो बजट प्राकलन, एक स्थापना अनुसूची तैयार करेगा जिसमें नगर पालिका की आय और व्यय का लेखा जोखा होगा। देखिए दो चीजें तैयार करेगा, बजट प्राकलन और स्थापना अनुसूची, याद रखना। ठीक है। जिसमें क्या होगा, नगर पालिका की आय और व्यय का लेखा जोखा होगा। और ये कब तक तैयार करेगा, ये हमने कहा भाई 15 जनवरी तक इसको तैयार करनी है। और कौन करेगा, आपका नगर पालिका अधिकारी, जैसे ईओ मान लो। ठीक है। ईओ इसको तैयार कर लेगा। ठीक है। उसके बाद में दो क्या कह रहा है, 87 दो करी है कि इस ये जो होगा इसमें क्या क्या होगा, आगामी वर्ष में उद्गृहित किए जाने वाले करों की दर पर, नेक्स्ट ईयर में, अगले वित्त वर्ष में कौन कौन से जो टैक्स जो उद्गृहित किए जाएंगे, वसूले जाएंगे, उन टैक्सेस की रेट क्या होगी, उनकी दर क्या होगी, ये इसमें शामिल होगा। इसके साथ साथ जो आगामी वित्त वर्ष में जो राशियां उधार ली जाएंगी वो धनराशि भी इसके अंदर जो है वो लिखी जाएंगी। तो जो टैक्स, जो पैसा प्राप्त होगा, जो उधार लिया जाएगा, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। अब ये क्या करा, 15 जनवरी तक इसने बजट प्राकलन और स्थापना अनुसूची तैयार कर दी। वो तैयार करके किसको दे देगा, अध्यक्ष जी को दे देगा। कब तक देगा भाई, 31 जनवरी से पहले। ठीक है। और अध्यक्ष क्या करेगा, नगर पालिका को प्रस्तुत करेगा। 31 जनवरी से पहले अध्यक्ष नगर पालिका को प्रस्तुत करेगा। नगर पालिका उसको 15 फरवरी से पहले पारित करेगी। नगर पालिका उसको 15 फरवरी से पहले क्या करेगी, पारित करेगी। ठीक है। ये हो गया आपका बजट। सीधी सी बात, आपको दो चीजें याद रखनी है। 87 में है बजट प्राकलन, बजट प्राकलन तैयार कौन करेगा, 15 जनवरी, 31 जनवरी और 15 फरवरी। 3 तारीखें याद रख लो, 15 जनवरी, 31 फरवरी और 31 जनवरी और 15 फरवरी। ठीक है। 15, 31, 15। यहां तक ये काम कौन करेगा भाई,
मुख्य नगर पालिका अधिकारी। बजट बनाएगा, किसको देगा? अध्यक्ष को। अध्यक्ष क्या करेगा? नगर पालिका को प्रस्तुत करेगा 31 तारीख तक, ठीक है। और 15 फरवरी को क्या करेगी? नगर पालिका पारित कर देगी 15 से पहले पहले। नगर पालिका 15 से पहले पहले पारित कर देगी। बस ये 3 चीजें याद रखनी। इस धारा में 3 की बातें की गई है। आगे की धारा में अगर हम बात करें, इसको थोड़ा आगे और बढ़ा लें, तो 1 तारीख और याद रखनी है आपको, 28 फरवरी। 28 फरवरी में ऐसा क्या है कि मान लीजिए नगर पालिका ने उसको पारित नहीं किया है, नगर पालिका उसको पास नहीं करती है बजट को, तो जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ये क्या करेगा? 28 तारीख पहले पहले बजट बनाकर राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार इसको क्या करेगी? पास कर देगी। नगर पालिका से कोई लेना देना नहीं। आई बात समझिए? मतलब आपको 4 तारीख याद रखनी है, 15 जनवरी, 31 जनवरी, 15 फरवरी और 28 फरवरी। अगर 15 फरवरी तक नगर पालिका उसको पास नहीं करती है, या आगे की धारा में 88 में है, ठीक है, तो 28 फरवरी तक कौन कर देगा? 28 फरवरी तक राज्य सरकार के पास भेजेगा और राज्य सरकार उसको जो है वो अपने स्तर पे जैसे वो इच्छा होगी उस हिसाब से वो उसको पास कर देगी। नगर पालिका उसमें कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये था अपना 87 बजट। अब बजट के अंदर देखो एक चीज और दे रखी है आपको कि कुछ मदें ऐसी हैं जो बजट में शामिल नहीं की जाएंगी, ये मोस्ट है। कुछ मदें ऐसी हैं जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बजट में शामिल नहीं कर सकते। राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना इनको जो है अपने बजट में शामिल नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन सी मदें हैं, ये देखो यहाँ दे रखा है। नव पद सृजन व रिक्त पदों को भरना। भाई कोई भर्ती के लिए पद सृजित कर दो या रिक्त पदों को भर लो, ये कार्मिक विभाग का काम है। नगर पालिका कैसे करेगी? यान करे, कोई साधन खरीदना है, वो डायरेक्ट नहीं खरीद सकती, राज्य सरकार से अनुमोदन की जरूरत है। किसी स्थावर संपत्ति का क्रय, कोई किसी प्रकार की कोई संपत्ति खरीदनी है, वो नहीं खरीद सकती। प्राइवेट संस्था या किसी प्राइवेट व्यक्ति को कोई अनुदान देना है, वो भी जो है वो बजट में शामिल नहीं कर सकती। और राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसा मामला विनिर्दिष्ट कर दिया गया कि यार ये काम तुम नहीं करोगे, वो जो है वो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन सी मदें हैं जो 87 के तहत बजट प्राकलन में शामिल नहीं होंगी जब तक कि राज्य सरकार उसको अनुमोदित नहीं करे। तो कौन कौन सी आई अपने पास? नए पद सृजित करना, साधन खरीदना, परिसंपत्ति खरीदना, किसी प्राइवेट व्यक्ति को अनुदान देना, या ऐसा कोई मामला जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। अब 88 देखो, 88 को वैसे हमने पढ़ लिया कि नगर पालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी, नगर पालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी। तो ये हमने क्या पढ़ा था कि भाई 15 फरवरी तक नगर पालिका जो है वो उस बजट प्राकलन को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के जैसे तैसे उसको क्या कर देगी? पारित कर देगी। जो भी वो उचित समय संशोधन करना चाहे तो कर सकती है। और उसकी एक प्रति जो है ना, उसकी एक कॉपी जो है वो निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान सरकार को प्रेषित करेगी, भेज देगी। बजट बनाया, बजट पास किया और पास करके डायरेक्टर को जो है LSD उसको कॉपी भेज दी, ठीक है। राज्य सरकार जब उस बजट को देखेगी तो राज्य सरकार उसमें कोई भी परिवर्तन जो है वो कर सकेगी, और राज्य सरकार के द्वारा जो परिवर्तन किया जाएगा वो उसके ऊपर होगा क्या? बाध्यकारी। आप तो सीधी सी मान लो कि राज्य सरकार कुछ कहती है तो नगर पालिका को वो काम करना ही है। तो नगर पालिका के बजट की मंजूरी 88 धारा 88 है। और 88 क्या कह रही है? भाई बजट 15 फरवरी तक जो है वो पास कर देंगे और पास करके उसकी एक कॉपी भेज देंगे किसको? स्थानीय निकाय के जो निदेशक है उनको, ठीक है। और राज्य सरकार को अगर लगता है कि इसमें कुछ चेंज करना है तो राज्य सरकार आदेश कर देगी, और वो आदेश नगर पालिका पर क्या होंगे? वो आदेश नगर पालिका पर बाध्यकारी होंगे, ठीक है। लेकिन 15 फरवरी तक नगर पालिका पास नहीं करती है तो हमने पढ़ा कि 28 फरवरी तक मुख्य नगर पालिका अधिकारी राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसको पारित करेगी। नगर पालिका का कोई लेना देना नहीं रहेगा और उसे पारित माना जाएगा, ठीक है। तो 88 आपको क्या कह रही है? नगर पालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी, ठीक है। देखो अगला है,
अभी बजट को हमने पारित कर दिया तो भाई क्या फिर उसके बाद में उसमें कोई चेंज भी कर सकते हैं? तो 89 कहता है कि बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति, बजट अनुदान जो था उसको कौन चेंज कर सकता है, उसको कौन बदल सकता है? तो नगर पालिका कर सकेगी भाई। सबसे पहले ध्यान तो ये रखना कि राज्य सरकार तो करती है, नगर पालिका भी जो है वो बजट अनुदान को बाद में भी चेंज कर सकती है, लेकिन उसे कौन सी समिति की सिफारिश करवानी होगी? हमने वित्त समिति पढ़ी, ठीक है। वित्त समिति जो है उसकी सिफारिश जो है के बाद ही ये काम हो पाएगा और उसके बाद में ये उसमें चेंज कर सकती है। तो बजट अनुदान को परिवर्तन की भी बात होगी, ठीक है। अब एक लास्ट बचती है आपकी 89 के, ये 24 नवंबर 2010 से प्रभावी हुई है कि वे जो बजट बनेगा उस बजट से एक अलग से निधि बनाई जाएगी। क्या कहते हैं उसको? नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवा निधि। नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवा निधि किस धारा में है? तो 89 क में है। नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवा निधि का प्रावधान कहाँ पे है? तो 89 क में है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये निधि बनाई जाएगी, ये कितनी बनाई जाएगी? तो जो बजट है आपका, बजट का 25%, बजट का 25% जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा और ये जो गरीब लोग हैं उनको आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा। इसका उपयोग अनन्य होगा, दूसरे कामों पर वे नहीं कर सकते इसको। चालू वर्ष में उपयोग अगर नहीं होता है तो ये व्यक्तिगत नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, अगले वर्ष में जुड़ जाएगी और अगले वर्ष में यूज कर सकते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में अलग से रखी जाएगी। देखो 89 को आप विशेष तौर से देख लें कि 89 सबसे पहले 4 चीजें आएंगी। सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ? तो 24/11/2010 से हुआ, नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवा निधि, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो निधि होगी वो बजट का कितना परसेंट होगी? तो भाई ये बजट का आपका 25% होगी, ठीक है। ये बजट की आपकी कितनी होगी? 25% होगी। अगर खर्चा नहीं किया जाता है तो समाप्त नहीं होगी, अगले साल जुड़ जाएगी। राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से रखी जाएगी, अनन्य उपयोग होगा, दूसरे किसी काम पर इसको खर्च नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हो गई आपकी आज की क्लास। 5 नंबर जो चैप्टर था पूरा हो गया। अगला जो 6 नंबर चैप्टर है वो अपने सिलेबस में है नहीं, क्योंकि ऑडिट और है उसमें, तो ऑडिट अपने सिलेबस में नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की जो धाराएं हैं, 1 से लेकर 100 तक की सारी धाराएं आपकी जो है वो कवर हो गई है। और 100 तक के 1 से 50 तक का जो नोट्स थे वो आपको डाल दिए गए थे। और अब जो 100 हो गई पूरी, तो भाई 51 से लेकर 100 तक के जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो आप वहां से जो है इनको डाउनलोड कर सकते हो। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, जहां से आपको जो है वो इजीली आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाए। थैंक यू वेरी मच।